बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आप सबका होस्ट साकिब आर्ट वाला और आज हमारे गेस्ट बहुत स्पेशल हैं, बहुत ही अच्छे हैं और उनका नाम है राफ़े कोडिंग वाला और आज उनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे। हमारा इंटरव्यू का जो टॉपिक जर्नल है, उनके बारे में हम उनसे सवालात पूछेंगे, वो क्या है और क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। चलिए हम अस्सलाम वालेकुम राफ़े भाई, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम साकिब भाई, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र, मैं फिट-फाट और बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा राफ़े भाई, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि अपने बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवाइए, तारुफ़ करवाइए हमारी ऑडियंस को। आप कहाँ से हैं और क्या करना चाहते हैं और किस लिए आए हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम राफ़े कोडिंग वाला है और मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझे रेहान कॉलेज ज्वाइन किए ऑलमोस्ट 1 मंथ या 3 वीक्स होने वाले हैं और मैं यहाँ पे अपने कोडिंग के प्रोजेक्ट्स की वजह से और एक लाइक माइंडेड लोग और एक ऐसे एनवायरनमेंट के लिए आया हूँ जहाँ पे मैं भी सीखूँ और जो मेरे साथ जो दूसरे हैं वो भी सीखें और हम मिलके कुछ ऐसा काम करें जो वर्ल्ड को बेटर कर सके। अच्छा राफ़े भाई, आप इस वक़्त क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रही हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं? या आपने अभी स्टडी अपनी पोस्टपोन की है कॉलेज के लिए? मैं दरअसल रेहान कॉलेज के अंदर अपना ओ लेवल्स बीकन हाउस से कंप्लीट कर कर आया था और फ़िलहाल अभी मेरी स्टडीज़ जो है वो रुकी नहीं। मैं साथ साथ जीईडी की भी अपनी तैयारी कर रहा हूँ ताकि आगे फ्यूचर में अगर मैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करूँ तो मुझे आगे प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, हमें आपके बारे में कुछ पता चला है, बहुत ही अहम बातें भी पता चली कि आपको फुटबॉल में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने फुटबॉल खेलना कब और कैसे शुरू किया? फुटबॉल खेलने की एक बहुत बहुत पुरानी जर्नी आई थिंक 2016 या 15 से शुरू हुआ। मेरे बड़े भाई थे, वो वो फुटबॉल देखते थे, फुटबॉल खेलते भी थे। तो उनको देख देख के शौक पैदा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता फुटबॉल देखना स्टार्ट की। रियल मैड्रिड के मैचेस देखता था, मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैचेस देखता था, वहाँ से रोनाल्डो से इंस्पिरेशन मिली। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने खेलना शुरू की 3 क्लास में, 4 क्लास में। फिर ऐसे में खेलता रहा। मैंने काफ़ी क्लब्स भी ज्वाइन किए, स्पोर्ट्स जो हमारे स्कूल के अंदर होते थे। जब ब्लूफिट हॉल एलजीएस में मैं पढ़ता था, तो वहाँ पे जो हमारे स्पोर्ट्स कंपटीशन होते थे, उनकी टीम्स के अंदर भी मैं सिलेक्ट हुआ। बाकी फ़ुटबॉल खेलने का शौक 2016 से था। 2016 से मैंने रियल मैड्रिड को देखना शुरू किया। रियल मैड्रिड जो कि वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट क्लब है उसको, और वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं बीकन हाउस के अंदर आईटी स्पोर्ट्स हेड भी रहा हूँ। फुटबॉल की बेस के ऊपर मैंने पंजाब लेवल टूर्नामेंट्स भी खेले हैं, जिसके अंदर हमारी फर्स्ट डिवीज़न आई थी, हम लोग प्राइज़ जीते थे। बाद में फ़ुटबॉल और भी खेला, इंटरनेशनल क्लब्स के लिए भी ट्रायल्स दिए, जो कि नॉर्वे के क्लब थे, जो कि पाकिस्तान में अपनी पूरी हिस्ट्री में से फर्स्ट टाइम आए थे। वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई। लेकिन अपने ड्रीम्स की वजह से, अपने कुछ दूसरे ड्रीम्स की वजह से अपने इस पैशन को सैक्रिफाइस करना पड़ा। लेकिन कंप्लीटली नहीं, अभी भी खेल लेता हूँ फ्री टाइम के लिए। ये बहुत एक अच्छी एक्टिविटी है, एक हेल्दी एक्टिविटी है। इससे आपकी माइंड और बॉडी सब कुछ रिफ़्रेश हो जाता है और आई गेस स्पोर्ट्स सबको ही करना चाहिए। आपके ख़्याल में एक अच्छे फुटबॉल की सबसे अहम खूबी क्या होती है? को एक तो स्टेमिना चाहिए, जिसके अंदर ज़्यादा अच्छा स्टेमिना होगा वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगा। और बाकी माइंड, लोग समझते हैं कि ये फुटवर्क की ज़्यादा गेम है, लेकिन इसके अंदर आपका माइंड, दिमाग का बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि बॉल आने से पहले आपके पास एक अच्छा प्लेयर अपने पास बॉल रिसीव करने से पहले सारी डिवीज़न कर लेता है कि मैंने अब बॉल को किस तरफ लेके जाना है। तो आई गेस मोस्टली ये माइंड और आपके स्टेमिना के ऊपर डिपेंड करता है।
फुटबॉल ने आपको डिसिप्लिन और टीम वर्क के बारे में क्या सिखाया? ये हमारी ऑडियंस जानना चाहती है, आप ज़रा इस पर थोड़े से अपने अल्फाज बताइएगा, क्या आप सोचते हैं और क्या आपने सीखा है इसमें? जी, बिल्कुल ऐसे ये टीम वर्क एक बहुत ही मेजर रोल फुटबॉल के अंदर प्ले करता है। अगर आप देखें तो जितनी भी बड़ी टीम है, एक अच्छा प्लेयर कभी भी एक पूरी टीम को लीड नहीं कर सकता। हाँ, वो एक इंडिविजुअल तौर के ऊपर टीम को हेल्प कर सकता है, लेकिन कभी भी एक इंडिविजुअल प्लेयर एक टीम को जितवा नहीं सकता। ऐसे हमने बहुत सी एग्ज़ाम्पल देखी है, जैसे अगर हम 2022 में जाएँ, तो मबाप्पे ने जब मेसी के साथ अर्जेंटीना फ्रांस और अर्जेंटीना का जब 2022 में फाइनल था, मबाप्पे अकेला प्लेयर था जिसने अपनी टीम को कैरी किया, लेकिन एंड पे रिजल्ट क्या आया कि फ्रांस वर्ल्ड कप फाइनल हार गई। तो बिल्कुल इसी तरीके से है, टीम वर्क हमें सिखाता है कि हमें जो भी काम करना है, कुछ भी चीज़ अचीव करने के लिए अगर हमारे पास एक अच्छी टीम है, तो हम उस ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। हर बंदा अपना इक्वल रोल पुट करता है। तो इससे हमें ये चीज़ सीखने को मिलता है कि जिस बंदे की जो ड्यूटी असाइन की हुई है, अगर वो ड्यूटी अच्छे से करे, तो जो बहुत से जो मसाइल हैं, वो ठीक हो सकते हैं। फुटबॉल के अंदर अगर हर बंदा अच्छे से, अगर जो मिडफ़ील्डर है वो अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहा है और डिफेंडर अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से कर रहा है, तो हम उस मैच को जीत सकते हैं। ऐसे ही हम इसको अगर अपने एनवायरनमेंट से रिलेट करें, तो जिस बंदे की जो ड्यूटी है, अगर वो उस ड्यूटी को अच्छे से करे, जैसे अगर पुलिस वाले की ड्यूटी, अगर किसी ट्रैफ़िक वार्डन की ड्यूटी है किसी को ट्रैफ़िक को ठीक करवाना है, अगर वो ट्रैफ़िक को ठीक करवा दे, तो बहुत से जो हमारे मुआशरे के जो मसाइल, जो प्रॉब्लम्स हम इस टाइम अपने मुल्क के अंदर फ़ेस कर रहे हैं, तो वो ठीक हो सकते हैं। तो टीम वर्क हमें यही सिखाती है कि हम सब एक हैं, और अगर हमें कुछ हासिल करना है, किसी चीज़ को बेटर करना है, तो हमें एक होके चलना पड़ेगा। जी, तो ये है टीम वर्क हमें सिखाती है, और टीम वर्क एक लाइफ़ की बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। आप जितने भी बड़े काम देख लें या जितनी भी बड़ी एप्लीकेशंस देख लें या बिज़नेसेस देख लें, उन सबको एक टीम रन कर रही है। अगर टीम अच्छी ना हो, तो वो चीज़ या वो कंपनी, वो कुछ भी है, वो बंद हो जाता है। तो टीम वर्क एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि फुटबॉल हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाता है। जी, टीम वर्क के बारे में डिसिप्लिन के बारे में हमें राफ़ी भाई ने बहुत डीपली और बहुत अच्छे अंदाज़ से समझाया और हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर फुटबॉल में एक कमज़ोरी बतानी हो तो वो क्या है और आप इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं? हाँ, खेलते वक़्त फुटबॉल में अगर कोई ऐसी कमज़ोरी है आप ऑडियंस को बताना चाहते हैं, तो उसे आप कैसे बेहतर कर सकते हैं? अगर आप बताना चाहते हैं, अगर नहीं आप सेटिस्फाई तो आप बिल्कुल ना बताएँ, हम आप पर फ़ोर्स नहीं करेंगे आपको। नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ। फुटबॉल की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि उसके अंदर आपको बहुत ही एहतियात से खेलना पड़ता है, वरना आपकी थ्रेटनिंग इंजरीज़ हो सकती है, जैसे आपका लिगामेंट ब्रेक हो सकता है, आपके हैमस्ट्रिंग्स पुल हो सकते हैं, आपका एंकल ब्रेक हो सकता है, जिसकी वजह से आप चलने से मोहताज हो सकते हैं। कुछ अगर आपकी लिगामेंट की इंजरी हो सकती है, तो आप लाइफ़ टाइम के लिए, कभी-कभार ऐसे केसेज़ भी हमने देखे हैं कि जो भाग नहीं सकते, आपके बिल्कुल, जो एंकल की जो बोन होती है, वो आपकी लेग की बोन से अलग हो जाती है, मतलब आपका पाँव और आपका जो पैर होता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये एक मैं समझता हूँ फुटबॉल की एक बुरी चीज़ है कि यहाँ पे जो इंजरीज़ होती है, वो बहुत ही डेडलीज़ होती है। आप चल नहीं सकते, आप हफ़्ते-हफ़्ते तक रेस्ट पे होते हो आप। अगर आपकी लिगामेंट ब्रेक हो जाए, तो आप लाइफ़ टाइम के लिए भाग नहीं सकते। तो ये कुछ ऐसे मसाइल हैं कि फुटबॉल के अंदर, और इसको सिर्फ़ हम एहतियात से ठीक कर सकते हैं, अपनी रेकलेसनेस से ना खेलें, एहतियात से खेलें, बयाना रईसी को लेकर बयाना, और एन्जॉय करके खेलें। हर चीज़ को कॉम्पिटिशन ना बनाएँ, और बाकी बस ये है कि आप अपनी खुद मोहतात करें और ऐसी इंजरी से बचें। अच्छा जी, बहुत अच्छा जवाब दिया। आप जैसा कि आपने राफ़ी भाई को सुना, राफ़ी भाई बहुत अच्छे हैं फुटबॉल में और इन्हें नॉर्वे से अपॉर्चुनिटी भी आई थी और बदकिस्मती से कुछ ऐसे इश्यूज़ आ गए कि उनकी उसकी वजह से ये जा नहीं सके और आगे इनका एक और पैशन है कोडिंग और ये कोडिंग में भी बहुत अच्छे हैं और कोडिंग में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको राफ़ी भाई आपको कोडिंग में दिलचस्पी कैसे पैदा हुई?
मेरा शुरू से ही शौक था कि मैं ना कोई चीज़ बनाऊँ, कोई न्यू चीज़ इन्वेंट करूँ, कोई न्यू चीज़ बनाऊँ और मेरे अंडर एक कंपनी हो। बाकी अगर मैं असल में बात करूँ तो मैंने सोशल नेटवर्क वीडियो मूवी है मार्क ज़करबर्ग के ऊपर, वो देखी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। वा और मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि वो ये मूवी देखें, द सोशल नेटवर्क। ये मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक के इन्वेंटर है और उनकी लाइफ स्टोरी के ऊपर है जब उन्होंने स्टार्टिंग डेज फेसबुक जब स्टार्टिंग डेज के अंदर बन रही थी, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। वहाँ से फिर मैंने कोडिंग के बारे में सीखा, मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग की। तो पैशन शुरू से ही था कि मैं कुछ बनाऊँ, कुछ अपनी मेरी एक कंपनी हो, मैं अपनी चीज़ दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस करूँ कि जिसको पहचाना जाए कि ये राफ़े ने बनाई है। बाकी सोशल नेटवर्क ने और फिर मेरे प्रोफ़ेसर जो थे उस टाइम मेरे साथ, उन्होंने फिर काफ़ी हेल्प की मेरी इस शॉप को डेवलप करने के लिए। अच्छा, तो बहुत अच्छे लगे थे, गुड, गुड। अच्छा, आपने पाइथन के कौन-कौन से कोर्सेज़ किए हैं और हमारी ऑडियंस को बताएँगे? एग्जैक्टली पाइथन तो नहीं, मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस की कोर्सेज किया है। मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर समर स्कूल के अंदर इनरोल हुआ, फिर मैं एमआईटी के विंटर स्कूल के अंदर इनरोल हुआ, फिर मैंने फेसबुक के उसके लिए जो 3 मंथ का कोर्स होता है वो किए। ऐसे फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज किए, सेल्फ लर्निंग की, खुद ऐप्स बनाता था, उनको रन करता था, जो गलतियाँ आती थी वो करता था। और फिर जब मुझे मुझे लगा कि मेरी ग्रिप इसके ऊपर हो गई, फिर मैंने ऐप्स बनाना शुरू किए, थोड़े से टेक्निकल ऐप्स बनाना शुरू किए। उसके बाद फिर मैं कॉम्पिटिशन देता था नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के लिए, माइक्रोसॉफ्ट के, एडलीड यूनिवर्सिटी के लिए, इन सब के लिए मैंने कॉम्पिटिशन दिए। जो गिटहब हमारी जो दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट की जो कोडिंग की जो वेबसाइट है, जिधर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होते हैं, उन्होंने नेशन वाइड पाकिस्तान के अंदर कंपटीशन करवाया, वो मैंने दिया। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर टॉप 50 कोडर्स में से ऑल ओवर पाकिस्तान 42 रैंक आई थी। उसके बाद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के अंदर मेरी और मेरी टीम की ग्लोबली 8 पोजीशन आई थी। और ऐसे काफ़ी कोर्सेज़ किए, सेल्फ लर्निंग की। तो साल डेढ़ साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज जी काफ़ी बेटर हो गया हूँ। और हमें क्या है कि हम एआई से कोड नहीं करते हम। मतलब जब मैंने सीखी थी तो उस टाइम हमें यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, जैसे मैं समर स्कूल के अंदर हार्वर्ड के अंदर इनरोल था, तो वहाँ पे हमें स्ट्रिक्टली मना किया था कि एआई का यूज़ हमें नहीं करना जब भी हमने वर्क करना है। लेकिन रेहान कॉलेज के अंदर आके एआई से जब हमने वर्क स्टार्ट किया है, तो जो हमारा वर्क पहले 2-2 3-3 हफ्ते में होता था, वो अब हमारा वर्क 1 या 2 घंटे में हो जाता है। चलिए राफ़ी भाई, आप क्या आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है इसके बारे में बताइएगा? ऐसी कोई ऐप बनाई है जो लोगों के लिए कारगर हो? जी, बिल्कुल काफ़ी ऐप्स ऐसी मैंने बनाई है, लेकिन जिसको मैं मोस्ट हाइलाइट करना चाहता हूँ वो हमने बनाई थी रैपिड ऐप एआई। एक हमने ऐप बनाई थी मैंने और मेरी टीम ने, क्योंकि हमने 48 आवर्स के अंदर बनाई थी हैकाथॉन के अंदर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का, जिसका भी मैंने आपको बताया। वो ऐप है रैपिड ऐप एआई। उसके अंदर क्या होता है, जैसे भी नेचुरल हैज़र्ड्स होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड आ गया और फायर लग गई, जैसे गुरु प्लाजा की बिल्डिंग में भी रिसेंट डेज में लगी थी, या जैसे बाहर के मुल्कों के अंदर जो कि मोस्टली कोल्ड एरियाज़ है, वहाँ पे स्नो स्टॉर्म्स आ जाते हैं। तो ऐसे जब नेचुरल हैज़र्ड्स होते हैं या वोल्केनो फट जाता है, तो ऐसे नेचुरल हैज़र्ड्स के अंदर जो इंजरीज होती है और जो रिमोट एरियाज़ होते हैं उधर क्या होता है, कभी-कभार हेल्प नहीं पहुँच पाती। तो हमने एक ऐप बनाई थी, मोबाइल ऐप थी और वो टोटली ऑफ़लाइन थी। उसके अंदर क्या होगा कि जब वो नेचुरल हैज़र्ड्स हो जाता है, तो जो लोगों की जो इंजरीज़ होती है, एक्सटर्नल इंजरीज़ तो हमें नज़र आ जाती है। लेकिन कभी-कभार इंटरनल इंजरीज़ होती है, जिसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग या मसल का पुल हो जाना या इंटरनल जो बोन होती है वो ब्रेक हो जाती है या टिश्यू फट जाते हैं। तो वो जो ऐप होती थी वो एक यूज़र को सिर्फ स्कैन करेगी और उसके इंटरनल और एक्सटर्नल जो उसके जो प्रॉब्लम्स होंगे वो सब उसके सामने आ जाएगी। हमने उसके अंदर 4 कलर कोड रखे थे, ब्लैक, रेड, येलो और ग्रीन।
ग्रीन के अंदर क्या था कि आप ओके हो, आपको किसी भी उसकी ज़रूरत नहीं है। येलो के अंदर हाँ, आपको बाइनर उसकी सिर्फ फर्स्ट एड की ज़रूरत है। रेड जो थी उसके अंदर आपको इमरजेंसी, आपको फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। और ब्लैक जो थी उसके अंदर आपके जो लाइफ चार्जेस थे, लाइफ चार्जेस जो थे वो लेस देन 10 या 15 थे। तो ये हमने ऐप बनाई थी। और जैसे ही आप स्कैन होते हो, आपकी जो लोकेशन होती है एट अ टाइम, वो नियरेस्ट लाइव लोकेशन आपकी, कि आप आगे पीछे भी हिलो तो आपकी लोकेशन आती रहे, वो लाइव लोकेशन आपकी नियरेस्ट हॉस्पिटल और नियरेस्ट एम्बुलेंस सर्विस को चली जाती थी, जिसकी वजह से आपको फ़ौरन हेल्प मिल सकती है। तो ये हमने एक ऐप बनाई थी। अच्छा जी, राहुल भाई आप बताइए, कोडिंग में सबसे मुश्किल चीज़ आपको क्या लगती है? कोडिंग में सबसे मुश्किल चीज़ आई गेस दो चीज़ें हैं। एक है एआई को ट्रेन करना, जिसे आपको अभी मैंने आपको बताया, जो उसका एआई था वो मैंने ट्रेन किया था एडर का। और दूसरा बैक एंड के अंदर जो एरर्स और आते हैं उनकी डिबगिंग करना, क्योंकि वो छोटे छोटे एरर्स होते हैं और उनको डिबग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभार एपीआई का ऐसा मसला आता है कि हमें समझ नहीं आ रही है क्योंकि हमारे सर्वर पे कोई मसला है, या पीछे से बच गया है, या एपीआई की गलत हो गई है, या कुछ और ऐड हो गया है। बाकी जो बैक एंड के अंदर जो, और अगर मैं आपको मसाइल के बताऊँ, ऑथेंटिकेशन का बहुत मसला आता है, क्योंकि हम लोग जो वेब जो अपने लिए यूज़ करता हूँ वो सुपा बेस यूज़ करता हूँ। तो उसके अंदर ऑथेंटिकेशन के बड़े मसले होते हैं कि आपने सुपा बेस की ईमेल यूज़ कर रहे हैं यूज़र को कोड सेंड करने के लिए, या फिर आप किसी ईमेल कंपेन वाली उसके लिए करते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे तो नहीं मैं कहूँगा, ऐसे जो मसाइल होते हैं वो काफ़ी जो होते हैं वो तंग करते हैं। और मुझे लगता है सबसे मुश्किल चीज़ कोडिंग के अंदर एरर डिबगिंग है। अगर आपने कोडिंग सीख ली है, अगर आपने सीख लिया है तो सबसे मुश्किल चीज़ आपके लिए कोड को डिबग करना है। वरना अगर आपने नहीं सीखी तो सबसे मुश्किल चीज़ आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों ने सारी क्लासेस ले ली, 3-3 महीने के समर स्कूल ज्वाइन कर लिए, आपने कोर्सेरा से कोर्स कर लिया या कहीं और से आपने सीख रहे हो, और जब आप वो कोर्स कंप्लीट कर लो और जब आप अपना कोडिंग के लिए वीएस स्टूडियो खोलो और आप बिल्कुल ब्लैक हो। और ऐसे होता है, मैंने अपने साथ के मेरे दोस्त थे जिन्होंने मेरे साथ एनरोल किया था, एनरोल तो नहीं, वो सिलेक्ट हुए थे उसके अंदर। और जब उनका वो एमआईटी का समर स्कूल विंटर स्कूल जो था वो ख़त्म हुआ, तो वो बिल्कुल ज़ीरो थे, वो अपने लिए खुद भी लाइन नहीं लिख सकते थे। तो जो न्यू बंदा होता है उसके लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि वो सिर्फ लेक्चर ले लेता है, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट करने आता है उसको तो वो ज़ीरो होता है। तो मुझे लगता है ये दो चीज़ें मेन मसले हैं कोडिंग के। और तीसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी और लंबा वर्क। कोडिंग एक ऐसी चीज़ है उसके अंदर आपको दिमाग अपना लगाना पड़ता है, क्योंकि अब प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपकी जो थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना आप कोडिंग के अंदर आई गेस नहीं चल सकते। क्योंकि कभी कभार जब, अभी तो एआई आ गया है, पहले जो था हम जब हाथ से लिखते थे तो छोटे छोटे एक कॉमा, डॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क और जो एनोट्स होते हैं, जो दो डॉट्स होते हैं, अगर वो ना डालें तो पूरा एरर आपका, पूरा वो एक एरर आ जाता है और आपकी वेबसाइट रन नहीं करती। तो ये छोटे छोटे एरर्स होते हैं, फिर इससे क्या होता है, बंदा फ्रस्ट्रेट होता है। और कोडिंग के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो हम लोग टाइम का पता नहीं चलता कि हम लोग काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और एंड पे हम लोग वो हो जाते हैं, मेंटली एक डिस्टर्ब टाइप हो जाते हैं। तो ये कुछ मिसाइल है कोडिंग के, बाकी तो बहुत अच्छी चीज़ है सारी। ऊपर के देख, काफ़ी म्यूट नहीं हो रहा। अच्छा जी, राफी भाई, आपके ख्याल में आज के दौर में कोडिंग क्यों ज़रूरी है? कोडिंग इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि कोडिंग कोडिंग से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो कि
हम लोग कोडिंग से सॉल्व कर सकते हैं। कोडिंग दरअसल है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। कोडिंग जो हम लोग वेबसाइट या वेब ऐप या मोबाइल ऐप बनाते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो कि उस टाइम लोग या जो कम्युनिटी उस टाइम फेस कर रही है। जैसे कि अगर मैं अब आपको एग्जांपल दूँ, व्हाट्सएप है, वेबसाइट जो व्हाट्सएप है वो कोडिंग से बना है, तो उसके अंदर कोडिंग लैंग्वेजेस यूज़ हुई है। तो व्हाट्सएप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है? व्हाट्सएप हमारी चैटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। पहले हम लोग खत लिखते थे, फिर ग्राहम बेल ने एक लाइन वाला फूल लेकर आया, फिर एक टेक्स्टिंग लेकर आई। तो व्हाट्सएप ये करता है सोशल, और जो फेसबुक करता है वो हमें इंटरनेशनल लोगों से जोड़ता है। पहले क्या था, हम नहीं मिल सकते थे। तो जो प्रॉब्लम सॉल्व कोडिंग दरअसल प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो उसके लिए हम एक वेब ऐप और मोबाइल ऐप बना सकते हैं जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो कोडिंग हम इस वजह से ज़रूरी है कि अगर जब ज़्यादा प्लेटफॉर्म होंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो जितनी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। तो जिसकी वजह से जो हमारे काफ़ी ज़्यादा मसाइल अभी हम लोग जो फेस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो हम अपनी इस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से ठीक कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क आगे जा सकता है, हमारी कम्युनिटी आगे जा सकती है। तो मेरा मानना तो ये है। अच्छा राफी भाई, मुझे ये बताइए कि अगर आपको फुटबॉल या कोडिंग में से दोनों में से एक को चूज़ करना हो और आप किसको करेंगे और क्यों करेंगे? बहुत ही मुश्किल सवाल है। क्योंकि दोनों ही आपके पैशन है, दोनों ही आपको बहुत अच्छे लगते हैं और दोनों में ही आप अच्छे हैं। और आप बताएँ, इन दोनों में से आपको कभी एक को चुनना हो, तो आप किसको चुनेंगे? क्यों चुनेंगे? और बताएँ हमारी ऑडियंस को ज़रा। ये तो आपने बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया। ये तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। ताकि भी मैंने इस सवाल के बारे में सोचा, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है पर्सनली मेरे लिए, कि कैसे दो मेरे पैशन क्लैश कर गए जो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पहले जैसे मेरे फुटबॉल का पैशन था, ऐसे ही मेरे लिए मेरा कोडिंग का पैशन है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, अगर मैं पाकिस्तान में हूँ करंटली, तो फिर मैं कोडिंग के पैसे को ज़्यादा परस्यू करूँगा क्योंकि इसके लिए मेरे पास ज़्यादा स्कोप है पाकिस्तान में। लेकिन अगर एक को अगर मुझे सपोर्ट करना हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, तो मैं फुटबॉल को करूँगा क्योंकि पर्सनली एक मज़ा, एक पीस, एक सुकून और एक वो टीम वर्क और एक टीम के साथ मिलना, बैठना और एक पीस ऑफ माइंड और वो एक एन्जॉय, वो ज़्यादा आई बिलीव फुटबॉल में। लेकिन कोडिंग भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत सी चीज़ें सिखाई। तो मगर मैं फुटबॉल को ज़्यादा वो करूँगा प्रेफ़र। ये तो बहुत अच्छा कहते हैं आपने फुटबॉल को चूज़ किया, क्योंकि आप फुटबॉल में भी बहुत ही अच्छे हैं और ये आपको छोटी उम्र से आप खेल रहे हैं। कोडिंग तो आपने अभी शुरू की है कुछ सालों से, पर फुटबॉल तो आप काफ़ी देर से खेल रहे हैं। मैं आपके फैसले पर इत्तेफाक करता हूँ। बहुत अच्छा आपने फैसला लिया। अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे। हमारे नौजवानों के क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं बस एक पैगाम देना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन विल ऑलवेज बीट टैलेंट। और अगर आपने किसी भी चीज़ के अंदर कामयाब होना है तो उसके लिए आपको एक कंसिस्टेंसी चाहिए। आप दुनिया का कोई भी स्किल सीख सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट हैं। मैंने कोडिंग से पहले बहुत सी चीज़ें ट्राई की, लेकिन मैं उनके अंदर कंसिस्टेंट नहीं था, तो मुझे आज वो चीज़ें वो नहीं आती। तो लेकिन मैं कोडिंग के अंदर कंसिस्टेंट रहा। तो और एक डिसिप्लिन से चले, अपना टाइम जो है वो टाइम वेस्ट ना करें। आजकल डिस्ट्रैक्शंस हर जगह है और काम ना करने के बहाने 100 हैं, लेकिन काम करने का बहाना एक है, काम करने की वजह एक है। तो बस कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन अपने अंदर डेवलप कर ले तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। इन 2 स्किल से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है और आप इससे बहुत आगे जा सकते हैं। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपका जो भी पैशन है, जो भी करियर आप परस्यू करना चाहते हैं या जिस स्ट्रीम में भी आप हैं, आप अपने अंदर कंसिस्टेंसी और डेवलप और डिसिप्लिन लेकर आएँ और आप खुद देखेंगे कि आप पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं। आप जो भी काम करें उसके अंदर कंसिस्टेंसी लेकर आएँ, क्योंकि जो बंदा कंसिस्टेंट नहीं है वो बंदा मेरे ख्याल से वो आगे नहीं जा सकता।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि राफ़ी भाई ने अपनी इंटर्नशिप में से बहुत ही कीमती टाइम हमें सर्व किया है। हम इनके मशहूर हैं, शुक्रगुज़ार हैं कि थैंक्स फॉर अगेन मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया। ये बहुत कीमती है क्योंकि ये इनकी इंटर्नशिप का टाइम था, तो मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की, काफ़ी देर से इनके पीछे पड़ा हुआ था, मुझे इंटरव्यू दे दो। आज मौका मिला, कहते चलो आओ यार इंटरव्यू ले लो मुझसे। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे हमें जवाबात दिए और मैं इनके कुछ फैसलों से इत्तेफ़ाक करता हूँ। जैसे कि इन्होंने चूज़ किया फुटबॉल ना कि कोडिंग, तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई कि इन्होंने एक ऐसा पैशन चूज़ किया जिसमें इनका दिल लगता है, इन्हें खुशी मिलती है। तो मैं भी आपको अपनी ऑडियंस को यही कहना चाहता हूँ, जिसमें आपका दिल लगे आप वही पैशन चूज़ करें, ना कि दूसरों के कहने पर आप औरों के पैशन चूज़ करें। आपका जिसमें दिल लगता है आप वो चूज़ करें, जिसमें आपको खुशी मिलती है। और हमारा ये बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूँ आप सबका होस्ट साकिब आर्ट वाला।